Hello achievers, am I audible? Loud and clear? So welcome to your own channel, Mr. UPSC. As you all know, today we are going to start with disaster management, and disaster management के 2 lectures में मैं ख़त्म कर दूँगा इसे सारा, starting with the syllabus without wasting our time. In disaster management, UPSC has just told us disaster and disaster management, nothing more than that. But after analyzing the PYQs, we have generated a few dimensions on which we have made notes, and therefore I'll be providing you those notes. जैसे कि NDMA की गाइडलाइंस, क्वेश्चंस ऑन वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, सुनामी. ठीक है. So my notes are going to be in the handwritten format, as I have told you in my orientation lecture. There is a very strong reason why I'm giving you my handwritten notes as it is. Look, I believe time is money. I believe time is even more than money. So I do not have any intention to waste my time as well as yours. Short में लिखा है, it will be beneficial for you if you will Telegram से as it is download कर लेना. If you would like to make your own notes, then nothing more beautiful than that. उससे खुद के नोट्स बना लेना. जो चीज़ें इसमें से नहीं करनी, फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ें नहीं करनी, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा. यू कैन जस्ट स्किप सच थिंग्स, एंड थिंग्स लाइक डिज़ास्टर और उनकी ऑफिशियल डेफिनेशंस शॉर्ट में कैसे लिखनी है, यू कैन एड इट इन योर ओन नोट्स. 15 पेजेस के नोट्स हैं. यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स इन लाइक 5-6 पेजेस. तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, ठीक है. Starting with the definition of disaster. This is an official definition of UNISDR. What is it? UN International Strategy for Disaster Reduction. Official definition है, ये सारी याद मत करना. Just remember as it is. Disaster के बारे में पूछा जाएगा. According to UNISDR, it is a serious disruption which involves widespread losses and impacts, widespread human losses and impacts, which exceeds the ability of the society to cope up using its own resources. ठीक है, सारे keywords आ गए. serious disruption, widespread losses and impacts, which exceeds the ability of the society to cope up using its own resources. This is disaster according to UNISDR. अगर आपको ये definition याद नहीं आती, look, I am telling you some जो कहते हैं ना, I don't know, जुगाड़ कहीं का. जब ये याद नहीं आएगा तो यू कैन जस्ट मेंशन UNISDR एज इट इज़, और सही डेफिनेशन थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेट करके सीरियस और सही डेफिनेशन लिख देना. बट मेंशनिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू fetch you some more marks, probably 0.25 or something, because when we are mentioning such things, it means that we are well read and examiner believes that we are more credible than ever being. Elements of disaster वही है, सीरियस डिसरप्शन होगी, वाइड स्प्रेड लॉस होगा, कैपेसिटी टू कोप मैनेजमेंट एक्सीड कर जाएगी. ये एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, वरना इससे डेफिनेशंस भी सीधी बन सकती है. मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ. अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, और जैसे क्वेश्चंस आएंगे यू हैव टू रीअरेंज इट बाय योरसेल्फ. वो मैं आपको करना सिखा दूँगा, बट अभी के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ. याद करना आपकी जिम्मेदारी होगी. यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट. ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैंने इसके ऊपर एन डाला है, इसका मतलब TION होता है, शन. ठीक है. सो इफ़ आई हैव रिटन दिस, इट मीन्स एवोल्यूशन. जैसे फंक्शन F और फंक्शन. ठीक है. नोट्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं. तो एवोल्यूशन ऑफ डिज़ास्टर कॉन्सेप्ट. फर्स्टली इट वाज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ गॉड, देन एक्ट ऑफ नेचर, उसके बाद ह्यूमन का एक्ट. कैसे एक्ट ऑफ गॉड? क्योंकि अलमाइटीज़ फ्यूरी, भगवान की मर्ज़ी है, भगवान गुस्सा है. नेचर के टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आई थी. ठीक है. ह्यूमन कैसे? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस. एंथ्रोपोजेनिक कैसे? ग्रीन हाउस गैसेस की ग्लोबल वार्मिंग हुई, उसके कारण. ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्लाइमेट चेंज आया, क्लाइमेट चेंज के बाद क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी आई, जिसके कारण ये डिज़ास्टर्स हो रहे हैं. ठीक है. इस ऐसे एवोल्यूशन है, समझ लेना. गॉड, नेचर, ह्यूमन, विल बी सॉर्टेड विद इट. नाउ
There are some terms associated with disaster which you must know before starting the disaster management as a theoretical subject. क्या वो टर्म्स हैं? हज़ार्ड है, वल्नरेबिलिटी है, रिस्क एंड एक्सपोजर. मतलब समझते हैं, डिफरेंसेस समझते हैं. हज़ार्ड, व्हाट इज़ हज़ार्ड? हमने यहाँ पे देखा था लास्ट लेक्चर में. व्हेन वी एनालाइज द PYQs वी अंडरस्टूड वन थिंग कि ये ड्रॉट में से क्वेश्चन आया. इट इज़ रिलेटेड टू ड्रॉट, इट इज़ रिलेटेड टू अर्थक्वेक, इट इज़ रिलेटेड टू अर्बन फ्लड्स. दीज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट और क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, दीज आर नथिंग बट हज़ार्ड्स. ये हज़ार्ड्स वो चीज़ें हैं विच मेक्स अस वल्नरेबल, विच मेक्स अस टू फेस लॉसेस. देखिए, hazards are the potential source of harm and danger. Example, earthquake. If if we are facing tsunami, it is nothing but hazard. ठीक है. What is vulnerability? These are causes. ये मैं चीज़ें नहीं समझाऊंगा. These are self explanatory. Anthropogenic human caused causes, natural causes. ठीक है, ये खुद देख लेना. और वैसे भी ये कॉमन सेंसिकल होते हैं. इवन इफ़ यू डू नॉट रीड इट बट यू हैव कॉमन सेंस, यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन देयरफॉर जनरेट योर ओन पॉइंट्स. वल्नरेबिलिटी, व्हाट इज़ इट? वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाउ मच वी आर वल्नरेबल टू अ पर्टिकुलर हज़ार्ड. एक हज़ार्ड हमें कितना नुकसान कर सकता है, उसको हम हाउ मच वी आर एबल टू फेस द हज़ार्ड. इट इज़ वल्नरेबिलिटी. इट इज़ इंक्रीज इन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू द इम्पैक्ट ऑफ द हज़ार्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक आएगा जी, अर्थक्वेक छोड़ो, फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आ गए तो एक एज्ड पर्सन ज़्यादा वल्नरेबल होगा या एक यंग एथलीट ज़्यादा वल्नरेबल होगा? एथलीट इज़ फिटर देन द एज्ड पर्सन ना. ये भाग नहीं सकते, ये भाग सकते हैं, तो ही इज़ मोर वल्नरेबल टू द फ्लड्स विच इज़ हज़ार्ड एंड ही इज़ लेस वल्नरेबल टू द हज़ार्ड. नुकसान दोनों को ही करेगा ऑब्वियसली. फ्लड से कितना ही भाग लोगे, सुनामी आगे कितना ही भाग लोगे, बट डेफिनेटली एज्ड पर्सन आर मोर वल्नरेबल. तो वल्नरेबिलिटी इसे कहते हैं. हज़ार्ड हमने समझ लिया. इट इज़ एबिलिटी टू कोप विद एन इवेंट. टाइप्स क्यों लिखे हैं मैंने? टाइप्स मैंने हज़ार्ड्स के क्यों नहीं लिख दिए? टाइप्स मैंने इसके क्यों नहीं लिख दिया, रिस्क के या एक्सपोजर के? टाइप्स इसलिए लिखे हैं भैया क्योंकि ये पूछे गए हैं. सॉरी फॉर दिस गाइस. वल्नरेबिलिटी ना, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, पूछा गया है ना, तो इसलिए मैंने PYQs एनालाइज करके ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए. कौन सी टाइप्स हैं? इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ATMs विल सिंक डाउन, मॉनेटरी फॉल बैक होगा, बैंक्स विल बी अनेबल टू प्रोवाइड अस विद द मॉनेटरी क्रेडिट और एक्सेस टू फाइनेंस. सोशल वल्नरेबिलिटी क्या होगा? इंटीग्रेशन आएगी. ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है थोड़ा. इंटीग्रेशन आएगी, लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे. लोग होता है ना, पता नहीं, लोग होता है, हाँ लोग होता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे. खालसा एड, एग्जाम्पल लंगर लगा देते हैं. और एपरेटस, नेसेसरी एपरेटस जो लोगों को चाहिए होता है, जो वल्नरेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल खाना प्रोवाइड करना, उन्हें रेस्क्यू करना, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, फ्लोरा एंड फोना का नुकसान होता है. फ्लोरा इज़ प्लांट्स, फोना इज़ एनिमल्स. वेटलैंड्स मोर वल्नरेबल टू पोल्यूशन. अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे तरीके से किया है तो आपको पता होगा कि वेटलैंड की डेफिनेशन होती है कि वेटलैंड 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए. बट इफ़ देयर विल बी फ्लड्स तो पानी ज़्यादा बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगी तो 6 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद इट विल नो लॉन्गर बी अ वेटलैंड. ठीक है जी. एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, व्हाट इज़ इट? लैक ऑफ इनिशिएटिव, प्रिपेयर्डनेस, सीरियसनेस. नाउ बिकॉज वी आर वल्नरेबल, वी आर लैगिंग आर एबिलिटी टू कोप अप विद आर एटीट्यूड और कंसाइंस. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे हम GS 4 में. ठीक है. रिस्क क्या होता है? रिस्क बाद में समझाता हूँ क्योंकि इट इंक्लूड्स एक्सपोजर. पहले एक्सपोजर कर लेते हैं. व्हाट इज़ एक्सपोजर? फॉर एग्जांपल, ये हिमालय के पहाड़ हैं, यहाँ पे आया जी लैंडस्लाइड हो रही है, आपका घर कहीं यहीं पे है. जब यहाँ पे लैंडस्लाइड होगी आपका घर भी तो नीचे गिरेगा ना, ये भी. सो इट इज़, यू हैव मोर एक्सपोजर दैन एनी अदर पर्सन हु इज़ देयर इन द अर्बन एरिया. ठीक है. यू आर मोर वल्नरेबल एंड यू हैव मोर एक्सपोजर. इट इज़ नथिंग बट योर एसेट्स विच आर देयर इन द प्रॉन एरिया. बेसिकली ये एसेट्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं. उसमें वल्नरेबिलिटी में क्या था, हम इंसान थे. इसमें एसेट्स हैं जो कि नुकसान के कगार पर हैं. योर एसेट्स टेंजिबल वाले लाइक हाउस एट्सेट्रा आर प्रोन टू द हज़ार्डियस एरियाज. ठीक है. योर टेंजिबल एसेट्स ऑन हज़ार्ड प्रोन एरियाज, एग्जाम्पल हिमालयस.
व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क इन सभी को मल्टीप्लाई करके बन जाता है, हैज़ार्ड इंटू एक्सपोजर इंटू वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी है, इफ़ दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर यू कैन जस्ट फिट दिस डायग्राम एज इट इज़. व्हाट इज़ इट? Vulnerability, exposure, hazard, where they are coinciding with each other, this is nothing but disaster risk. Now to cope up with the exposure, what can we do? What options do we have? We can relocate our property. घर उस पहाड़ से हटा के कहीं और नीचे बना दो, फुट हिल्स पे बना दो, या किसी अर्बन एरिया में बना दो, कोई खाली प्लॉट पे बना दो, ताकि एटलीस्ट विल बी सेफ फ्रॉम द लैंडस्लाइड्स. अब अर्थक्वेक आ गया तो वो कहीं पे भी आ सकता है. वैसे भी हिमालयन एल्पाइड बेल्ट जो है वहाँ वो तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है, ठीक है. ये कुछ नहीं, प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. वो भी करेंगे आगे जब टाइम आएगा प्रीलिम्स के लिए. वल्नरेबिलिटी से हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? टू इंक्रीज मिटिगेशन, बाय इंक्रीजिंग मिटिगेशन, बाय इंक्रीजिंग अडेप्टेशन, इंक्रीजिंग रेजिलियंस. ये कुछ नहीं है, बस हम कितना झेल सकते हैं वल्नरेबिलिटी को, उसकी बात की गई है. रेजिलियंस, झेलने की क्षमता बढ़ा लो. हैज़ार्ड क्या है जी? हैज़ार्ड हमने देख लिया है, और उसको कोप अप करने के लिए क्या सोल्यूशन है? अर्ली वार्निंग, प्रेडिक्शन. एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैज़ार्ड कम कर दो, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज़ करो, कम एमिशन करो. उसके कारण क्या होगा? कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, कम ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, कम फ्लड्स आएंगे, ठीक है. कम ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लो होगा, प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट, ठीक जी. चलिए, हाउ कैन वी रिड्यूस रिस्क? हमने ये देख लिया कि हैज़ार्ड को कैसे करते हैं डिक्रीज़. यही बातें हैं, बस ये मैंने डायग्राम में लिख दी और ये इसके नीचे है रीलोकेटिंग द प्रॉपर्टीज़, ये वो, ठीक है. वेज टू अवॉइड रिस्क. अब देखिए, ये मैंने निमोनिक बना लिया था छोटा सा 8. इट इज़ नथिंग बट ए से क्या होगा? अवॉइडेंस. सबसे पहले ए से क्या होगा? एक्सेप्टेंस, कि भैया अब होने वाला है, बट एक्सेप्ट कर लो, क्या ही कर सकते हैं. लेकिन अवॉइड कर सकते हैं. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब प्रेडिक्शन होगी उस वक्त खुद को दूर ले जाकर, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ कम करके, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं. आर से रेजिलियंस को बढ़ा के, या यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रिस्क रिडक्शन करके. मैं यहाँ से पढ़ के नहीं बोल रहा था, तो इसलिए मैंने रेजिलियंस बोल दिया. ये भी सही पॉइंट है. रिडक्शन करके रिस्क को रिड्यूस करेंगे. टी फॉर ट्रांसफ़र करके. ट्रांसफ़र मतलब कहने वाली बातें हैं, इधर उधर चले जाओ, बस वही सब बातें हैं. 8 से ये डायग्राम ऐसे बना दोगे तो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कंक्लूजन में, ठीक. ओके, तो अभी करते हैं, मैं आपको पेज रोटेट करके दे देता हूँ. करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट. हमने डिज़ास्टर की कर ली थी, डिज़ास्टर की हमने डेफिनेशन कर ली थी. UNISDR की क्या थी? लेट्स एक्टिवली रिकॉल इट, लेट्स ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म इट, ठीक है. यहाँ पे करते हैं. UNISDR ने क्या कहा था? मुझे भी कुछ याद नहीं है. इट इज़ नथिंग बट अ सीरियस डिसरप्शन. 3 एलिमेंट्स पढ़े थे हमने. पहला ये था सीरियस डिसरप्शन. दूसरा क्या था? सीरियस डिसरप्शन कॉजिंग वाइड स्प्रेड लॉसेस एंड इम्पैक्ट. तीसरा क्या था? एक्सीड्स द एबिलिटी टू कोप अप विद द रिसोर्सेज, ठीक है. टू कोप अप विद रिसोर्सेज हो गया जी डेफिनेशन, ठीक है. याद हो गई अब ऑफिशियल डेफिनेशन. दूसरों से मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. इट इज़ नथिंग बट रिलेटिवली हाउ मच यू आर डूइंग बेटर देन अदर्स. डिज़ास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इट? दीज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. मैनेजमेंट है ना, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल्स, NGOs, वेरियस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. किसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं? टू प्रिपेयर फॉर, एक मिनट यार, टू प्रिपेयर फॉर, रिस्पॉन्ड टू, रिकवर फ्रॉम एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर. जो डिज़ास्टर आएगा उसके लिए हम कितना प्रिपेयर हैं, उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे हम कैसे रिकवर करेंगे, एंड हाउ कैन वी मिटिगेट इट. इट इज़ नथिंग बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है. ईजिली एक बार और समझते हैं, एक्टिवली रिकॉल करेंगे, ठीक है, सिर्फ समझना नहीं है. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू how much we are prepared for, how we gonna respond to, how we gonna recover from, and how we gonna mitigate it. It is nothing but disaster management. 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा.
ये बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सपाट डेफिनेशंस। याद करोगे तो नंबर मिलेंगे। मैं क्यों एक एक नंबर के लिए इतना रो रहा हूँ, 0.25 नंबर के लिए मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? आई टेल यू समथिंग, ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर और ऑल इंडिया रैंक 970 समथिंग, जो लास्ट जो द कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड, इन दोनों के नंबर में सिर्फ 40 नंबर का फ़र्क था। 40 नंबर आपके ज़्यादा, यू आर होल्डिंग ऑल इंडिया रैंक 1, योर ड्रीम सर्विस। 40 नंबर आपके कम, यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, 2 अगले साल इंटरव्यू, प्रीलिम्स दोबारा, मेंस दोबारा करो, ये सारी मेहनत, और दोबारा 2 इंटरव्यू। ये नहीं करना है, इस साइकिल से बाहर निकलना है तो 0.25 नंबर के लिए रोना पड़ेगा। वी आर नॉट मार्क्सिस्ट बट वी आर मार्क्सिस्ट, समझे? वी माइट बी मार्क्सिस्ट बट वी आर डेफिनेटली मार्क्सिस्ट। हमें ये चाहिए ही चाहिए, और कैसे भी मिले, ठीक है, वो हम गेन करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन होगी, विल डू द DM साइकिल नाउ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब दिस इज़ अ सप्लाई चेन अप्रोच। कुछ नहीं है, छोटा सा डायग्राम बनाना ही है व्हेन एवर दे आर आस्किंग यू अबाउट समथिंग डिज़ास्टर रिलेटेड। सबसे पहले ये PYQs भी हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयर्डनेस। अब मैं अकेला वैसे दिखाऊंगा नहीं, वैसे ये लिखा हुआ है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिज़ास्टर। प्रिपेयर्डनेस होगी, प्रिपेयर्डनेस के बाद क्या होगा, वी गोना प्रेडिक्ट कि कब आ रहा है हज़ार जी, और वी आर गोना गिव अर्ली वार्निंग सिस्टम, वी विल बी गिविंग द अर्ली वार्निंग्स। ठीक है, उसके बाद होगा डिज़ास्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया अर्थ शेक हो रही है, ऐसा डिज़ास्टर आया। ठीक है, जब प्रिडिक्शन कर दी, अर्ली वार्निंग कर दी और डिज़ास्टर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे दैट what is the influence of the disaster on the vulnerable communities, on the stable communities who are more prone, then what is going to be our response, next step after response, what is going to be the recovery plan, how are we going to be recovering it, and उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स वगैरह गिरी हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना। जब सब कुछ ठीक हो जाए डिज़ास्टर के बाद, उसके बाद मिटिगेशन और प्रिवेंशन पे ध्यान देना कि भैया एंथ्रोपोजेनिक काम कम करो, GHG ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट करो, डो नॉट प्रोड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, वाटर को सही तरीके से संभालो, ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं। ठीक है, इन सब का ध्यान रखो, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब इस हर एक पॉइंट में मैंने एक और सब पॉइंट्स डेवलप किए हैं ताकि विद एग्जांपल्स, ताकि वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत सोचना ना पड़े और सीधा विल बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स। प्रिपेयर्डनेस, डेवलप एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, प्रिपेयर होना है तो एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर करने पड़ेंगे। रेडी एपरेटस होना चाहिए। एपरेटस क्या होता है, हमारे पास सिस्टम हमारे पास कौन से वो रिसोर्सेज हैं, एपरेटस हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल सैटेलाइट फ़ोन, जब टावर्स गिर जाते हैं फ्लड्स में तो ये सैटेलाइट फ़ोन काम आते हैं, इनको रिचार्ज रखना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस में और क्या आएगा, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उनकी ट्रेनिंग होगी, इनकी एक्सरसाइजेज होंगी, वेरियस ड्रिल्स होंगी, ताकि इन द एक्चुअल डिज़ास्टर दे विल बी इफेक्टिवली एबल टू हैंडल थिंग्स इन अ डिसेंट मैनर। स्टॉक पाइलिंग, इसेंशियल सप्लाईज, फूड का बफर स्टॉक करते हैं, ठीक है, वैसे ही फ्यूल का बफर स्टॉक करना, so that we'll be able to provide the vulnerable communities with the enough food before they are being rescued. Prediction करना, early warning, prediction में will be forecasting, analyzing data, map prone areas। इंडिया का मैप है, उसमें हम prone areas देख लेंगे कि कौन से एरियाज़ में ज़्यादा बाढ़ आने की क्षमता है। अगर यहाँ पे बाढ़ आ गई, ये रहा ऐसा कुछ, एक मिनट यार, मेरी ड्राइंग इतनी गंदी नहीं है पर ठीक है, यहाँ पे बाढ़ आ गई तो इसमें कौन सा एरिया होगा विच इज़ मोर प्रोन। ठीक है, डिससेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल कैन अडेप्ट टू इट और एटलीस्ट कैन अवॉइड इट बाय डिस्प्लेसिंग देमसेल्फ। तो प्री डिज़ास्टर का हो गया। इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, डैमेज सर्वेस करेंगे, लॉस कॉजेज करेंगे, व्हाट कैन बी सेव्ड ये देखेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे, विल बी हैंडलिंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस at the DDMA level, District Disaster Management Administration or Authority headed by DM। Evacuation, relief supplies, response के बाद recovery में क्या करेंगे, debris removal, rehabilitation, infrastructural repair,
कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो बिल्डिंग्स हैं विल ट्राई टू मेक देम मोर रेजिलिएंट, मोर सस्टेनेबल, ताकि अगर थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आए दे विल बी एबल टू हैंडल इट। फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा, इंजीनियरिंग मार्वल है वो, वैसे विल ट्राई टू ब्रिंग सम इंजीनियर मार्वल्स हियर। इम्प्रूव लैंड यूज़ प्लानिंग एक्सेट्रा। उसके बाद मिटिगेशन और प्रिवेंशन में क्या करेंगे, टू एलिमिनेट रिस्क बिल्डिंग कोड्स बनाएंगे, फ्लड बैरियर्स बनाएंगे, लैंड यूज़ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे प्लान्स हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 1947 से पहले क्या था जी, पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोकस था कि जब डिज़ास्टर आ जाएगा उसके बाद फोकस करेंगे, बचाने के ऊपर ध्यान करेंगे। इट वॉज नथिंग बट अ रिएक्टिव अप्रोच विच इज़ ऑल्सो अनदर PYQ। शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव अप्रोच टू प्रोएक्टिव अप्रोच, रिलीफ ओरिएंटेड, कि वही डिज़ास्टर हो गया उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पोस्ट 1947 क्या हुआ, रिलीफ कमिश्नर्स हमने हायर किए। उसके बाद क्या हुआ, प्रोएक्टिव अप्रोच कैसे आई, प्रोएक्टिव में क्या था, वी इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेल्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल्स थे, ठीक है। आज की तरह नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर NDMA है, NDMA के अंडर NDRF है, उसके साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके अंदर SDMA है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर DDMA है। ऐसा आज की तरह सिस्टम नहीं था। तो एक मिनट, पेन चल रहा है मेरा, ठीक है। 1919 में UN आया, UN ने इंटरनेशनल डिकेड ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे वी स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द प्रोएक्टिव अप्रोच। वही छोटी मोटी बातें, फ्रॉम रिलीफ टू रिडक्शन, फ्रॉम कंपार्टमेंटलाइज्ड टू इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेशन का साइन है, फ्रॉम एडहॉक टू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, सिंगल हज़ार्ड टू मल्टी हज़ार्ड। एग्जांपल अर्थक्वेक आएगा तो फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो लैंडस्लाइड आएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना इज़ जस्ट अनदर पार्ट ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये फ्रॉम रिएक्टिव अप्रोच टू प्रोएक्टिव अप्रोच आई ऑलरेडी टॉट यू in the previous lecture of PYQ analysis. This is reactive, proactive, Hyogo to Sendai framework which we are going to do, ठीक है। NDMA Act, it is important. It lays institutional and legal mechanism. रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है। NDMA Act, it lays institutional and legal mechanism। वही बात आ गई, देखो, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोऑर्डिनेट्स विद द स्टेट्स के अंदर क्या है, SDMA स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर क्या है, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोऑपरेटिंग विद द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अंदर CAPF है, वेरियस आर्म्ड फोर्सेस हैं। NDMA के अंडर NDRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ट्राई टू मेंशन सच थिंग्स व्हेन दे आर asking you about disaster management. It makes you feel like that you are a decently technical person who has technical handhold over the subject. और NDMA के बारे में एक दो चीज़ें लिखी हैं, हेडेड बाय PM। और बाय द वे ये PDF ना आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कुछ है नहीं, मैं ही सिर्फ मेंबर हूँ अभी, क्या पता ये सुन के बाद में कोई और बन जाए, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF मिल जाएगा। 15 पेजेस का लेक्चर है। इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर a UPSC एस्पिरेंट, अचीवर, सॉरी, यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, यू आर एन अचीवर, वी आर एन अचीवर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप अंडर द NDMA, व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रेडिक्शन अर्ली वार्निंग सिस्टम। थोड़ा बहुत मेरी हैंड राइटिंग मैंने वैसे ही लिखी है, पर समझ लेना, इसलिए मैं यहाँ पे डिक्टेट भी साथ साथ में कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप इज़ रिस्क असेसमेंट, एनालाइजिंग द वल्नरेबिलिटी, इसमें मैपिंग वगैरह करेंगे। थर्ड स्टेप इज़ स्ट्रक्चरल मेजर्स, फोर्थ इज़ मॉडल बिल्डिंग कोड्स, फिफ्थ इज़ रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज़ लोकल टीम एंड NGO एक्सेट्रा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, दीज आर द टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और एग्जीक्यूटिव लेवल पे इट इज़ MDA, प्लान ये करेंगी, सारा करना क्या है वो ये करेंगी, ठीक है। डिज़ास्टर लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDMA। नाउ एग्जांपल्स क्या हैं? इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एग्जांपल्स देना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली लास्ट ईयर देयर वाज एन अर्थक्वेक इन तुर्की, है ये लिखा हुआ है मैंने, तुर्की अर्थक्वेक। सो इंडियन टीम NDMA NDRF वेंट देयर एंड लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन दोस्त। इसमें क्या है, वी प्रोवाइडेड फंड्स ऑल्सो, वेरियस हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। हमारे जो फौजी डॉक्टर्स थे वो गए थे। नेपाल अर्थक्वेक 2015 इज़ एन एग्जांपल, CBRN एक्सपर्टीज़,
chemical, biological, radiological, nuclear, CBR, and this is it. Chennai floods, cyclone Yas 2021 में बंगाल. What are the issues with NDMA? PI फ्रेमवर्क है एक. P से होता है, ये मैं बता दूँ, एक मिनट. P से होता है पीपल, कि भाई लोगों की कमी है. I से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एडिक्वेट नहीं है. P से होता है दूसरा पॉलिसी एडिक्वेट नहीं है. और एक P से ना मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, सॉरी भूल गया. वो इकोनॉमी का पार्ट है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, पीपल एडिक्वेट नहीं है, पॉलिसी उतनी प्रोएक्टिव नहीं है. ठीक है. इश्यूज़ विद NDMA, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़, गैप इन इन्फॉर्मेशन, कि भैया एक जगह से दूसरे ऑफिस तक जब इन्फॉर्मेशन पहुँचनी है उसमें डिले है. यहाँ से ऑर्डर वहाँ पे जाना है और वहाँ से दूसरे ऑफिस में जाना है, ऐसे करके देयर इज़ अ प्रॉपर हायरार्की ऑफ वेरियस लेयर्स. तो यहाँ पे कब पहुँचेगा NDMA के पास, NDMA आगे अपने बंदों को कब लगाएगी और वो एग्जीक्यूट उसे कब करेंगे. दिस ऑल आर थिंग्स. ठीक है. DDMA इज़ अ रूट लेवल इशू. अपैरेटस, इक्विपमेंट्स. अपैरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट्स. पब्लिक अवेयरनेस, इंगेजमेंट. एग्जांपल CPR. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए. CPR देना, फर्स्ट एड, ये हर एक सिटीज़न को पता होनी चाहिए. ठीक है. तो ये इश्यूज़ लिख सकते हैं कि वी आर नॉट एजुकेटेड और अवेयर वेल इनफ टू नो थिंग्स लाइक CPR, फर्स्ट एड. मुझे खुद नहीं आती. टॉप डाउन अप्रोच, इश्यूज़ एट द लोकल अडेप्टेशन. ठीक हो गया. अब क्या है, मैं आपको बता दूं कितना ही और रह गया. बस ये 2 पेज रह गए. यहाँ से 7 पेजेस वी हैव, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 7 पेजेस वी आर डन विद इट. और ये सारे डिज़ास्टर्स हैं. चलिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये 2 पेज रह गए, ये ख़त्म कर लें और आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा. फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट विल बी कम्प्लीटेड और सेकंड लेक्चर में विल कंप्लीट द इंटायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट. ठीक है. और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. लेट मी टेल यू अगेन दिस थिंग. इफ़ यू विल कंप्लीट ऑल दीज 15 पेजेस, यहाँ इसमें आपका वैल्यू एडिशन भी हो गया, एग्जाम्पल्स वगैरह भी हो जाएंगी, आपको टेक्निकल नॉलेज भी मिल गई है. सिर्फ 14 क्वेश्चन आए थे लास्ट 10 ईयर्स में. इफ़ यू हैव द आंसर राइटिंग स्किल एंड यू कैन ऑल्सो, इफ़ यू ऑल्सो नो रीअरेंजमेंट, जो मैं अभी आपको बताऊँगा व्हेन वी विल स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द थर्ड लेक्चर इटसेल्फ, तब you will be able to solve any question related to disaster management. Why? Because we have enough content regarding it and we are doing smart work. ठीक है. ऐसा नहीं हुआ 40 पेजेस में मेंस निकाले हैं. ठीक है. ऐसा मत सोचना कि मेंस के लिए चाहिए होते हैं 2000 पेजेस के नोट्स. ऐसा नहीं है. 40 पेजेस, स्किल्स आनी चाहिए, योर मेंस विल बी सॉर्टेड. हुआ है, किया हुआ है, डोंट वरी, डोंट थिंक मच अबाउट इट. ओके. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेमवर्क फॉर एनी क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद वो NDMA की गाइडलाइंस पूछेंगे. ठीक है. NDMA की गाइडलाइंस पूछेंगे. तो ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है. ये फर्स्ट टाइम 2016 में आया था. इट इज़ अलाइंड विद सेंडाई फ्रेमवर्क. व्हाट इज़ इट, वी गोना डू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. और यहीं पे लिखा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे. इट इज़ अलाइंड विद द सेंडाई फ्रेमवर्क. कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब डिज़ास्टर आ जाएगा तो हमें कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्री डिज़ास्टर थिंग एंड टू पोस्ट डिज़ास्टर रेस्क्यू. ठीक है. SDGs के साथ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मेंस के लिए ये 17 गोल्स भी इंपॉर्टेंट है. अगले लेक्चर में ये सारे गोल्स मैं आपको याद भी करवा दूंगा. चलिए. पेरिस एग्रीमेंट COP21 के साथ भी अलाइंड है. अब फर्स्ट स्टेप व्हाट इज़ इट, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग रिस्क. जब कोई डिज़ास्टर आएगा उसके रिस्क को सबसे पहले समझना ज़रूरी है डिज़ास्टर आने से पहले. ठीक है. इफ़ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिस्क, इसमें क्या क्या करना होता है. जोनिंग करनी होती है, इंडिया की जोनिंग करेंगे, विच एरिया इज़ मोर प्रोन, मैपिंग होगी. उसके बाद मॉनिटरिंग होगी, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन बाय द ह्यूमन रेस. एंड कोस्टल एरियाज़ पे फॉर एग्जांपल अगर सुनामी आने की कोई संभावना है ड्यू टू अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को पहले मेजर किया जाएगा. उसके बाद सुनामी कब आएगी वो पता कर लगेगा, उससे क्या रिस्क हो सकता है वो समझेंगे. दिस इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग रिस्क. जोनिंग, मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. जब हमें पता लग गया कि सुनामी इज़ गोइंग टू अकर ऑन दिस साइड,
फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस साइड, तो यहाँ के लोकल्स को इन्फॉर्म भी तो करना है, ठीक है। सो इट इज़ प्रायोरिटी 1 ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। जब सेंडाई फ्रेमवर्क करेंगे इसमें देर आर फोर गोल्स एंड 7 टारगेट्स। इसकी प्रायोरिटी 1 है अंडरस्टैंडिंग रिस्क, ठीक है। इसकी भी प्रायोरिटी 1 है, क्यों? क्योंकि बोथ आर अलाइंड। प्रायोरिटी 2 क्या है? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया था ना, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पता लग गया तो यहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए, सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट इट इन अ वेल स्पीडी मैनर, ठीक। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, डिज़ास्टर गवर्नेंस, ये हैवी वर्ड ना फेंकने बहुत ज़रूरी हैं। डिज़ास्टर गवर्नेंस, देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है। इफ़ यू आर राइटिंग योर कंक्लूजन विद द वर्ड डिज़ास्टर गवर्नेंस, नथिंग ब्यूटिफुल देन दैट। रिस्पॉन्ड करना। इन्वेस्ट इन DRR। व्हाट इज़ DRR? इट इज़ नथिंग बट डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। वी नीड टू इन्वेस्ट इन DRR। सबसे पहले कौन से? स्ट्रक्चरल मेजर्स। अगले वाले में इन्वेस्ट इन DRR, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट नीड्स टू बी मोर रेजिलियंट, इट नीड्स टू बी मोर सस्टेनेबल, it needs to be well engineered, it needs to be located at a well stable place, ठीक। ऐसी चीज़ें हैं। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन लिखा मैंने ये, ठीक है। उसके बाद नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसमें क्या होगा? विल मेक लॉज एफिशिएंट, विल मेक द मैकेनिज्म एफिशिएंट, द मैकेनिज्म इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट। वही चीज़ें रिपीट होंगी, समझते रहना। द मैकेनिज्म इनफ, विल इन्वेस्ट इट इन। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिजीम्स, दीज आर नथिंग बट टेक्नो लीगल मेजर्स। सुनने में अच्छा लग रहा था तो लिख लिया। कैपेसिटी डेवलपमेंट, 5th स्टेप। कैपेसिटी डेवलपमेंट में क्या होगा? विल बी ट्रेनिंग द NDRF। इनके हम वेरियस ड्रिल्स करवाएंगे, इनकी एक्सरसाइजेस होंगी, इनकी ट्रेनिंग होगी ताकि इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। इनका करिकुलम होगा प्रॉपर कि अगर आप NDRF में हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया कि हम CPR कैसे देते हैं, फ़र्स्ट एड और थोड़ी एडवांस मेडिक्स आपको आनी चाहिए। वैसे तो मेडिक्स की पूरी टीम होती है, पर फिर भी रेगुलर मॉक ड्रिल्स, चेक इन इक्विपमेंट्स एंड एक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे कोई बाढ़ आ गई, फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, यहाँ पे फ्लड्स आ गए ड्यू टू द डैम, यहाँ पे डैम है, यहाँ पे फ्लड्स आ गए और यहाँ पे जो टावर्स हैं वो टूट गए। अब वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो जो वहाँ की लोकल DDMA होगी, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं वो सैटेलाइट फ़ोन्स काम आएंगे। और इन सैटेलाइट फ़ोन्स को पहले रिचार्ज करके रखना पड़ता है, बाद में ये रिचार्ज नहीं होते, इसलिए इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। सैटेलाइट मोबाइल्स रिचार्ज हैं या नहीं हैं। एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क। 1 मिनट भैया, पानी पी लूँ मैं, सॉरी। इतना बोलने की आदत नहीं ना। चलो, एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क। 1960s में फर्स्टली अ कंट्री, सपोज दिस इज़ अ कंट्री एंड इट हैज़ टू इन्फॉर्म द UN सेक्रेटरी जनरल दैट इन अ सर्टेन मैनर वी कैन बी हेल्पिंग द अनदर डिज़ास्टर फेसिंग कंट्री। क्या? वन कंट्री इन्फॉर्म्स द UN सेक्रेटरी जनरल हाउ इट कैन हेल्प द डिज़ास्टर फेसिंग कंट्री। 1972 में क्या हुआ? UN डिज़ास्टर रिलीफ ऑफिस खुला पहली बार। उसके बाद 1990 में क्या हुआ? इंटरनेशनल डिकेड ऑन नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन आ गया। 94 में फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई विच वॉज डेडिकेटेडली फोकसिंग ऑन द नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन। उसकी जो आउटकम थी, द आउटकम वॉज कॉल्ड योकोहामा स्ट्रैटेजी। इट वॉज हेल्ड इन जापान, आई थिंक, यस। ये भी सेंडाई फ्रेमवर्क भी जापान में हुआ और ह्योगो फ्रेमवर्क भी जापान में हुआ था। योकोहामा स्ट्रैटेजी, it was called Yokohama strategy, and in 2005 we focused on, what is it, okay, 2005 में we launched the Hyogo framework. It was in the second world conference, ठीक है। From 2005 to 2015 its deadline was its threshold was settled down, and in the third world conference we laid out the framework for Sendai framework for disaster risk reduction. यही PYQ है कि भैया बताओ रिएक्टिव से प्रोएक्टिव क्या हो, कैसे पहुँचे। ये एवोल्यूशन की ही बात कर रहे थे कि ह्योगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क है प्रोएक्टिव, और उससे पहले हम कैसे थे? रिएक्टिव, ठीक है। इससे यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब फ़र्क क्या है ह्योगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क में? सबसे पहले तो टाइम पीरियड का फ़र्क है,
उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क इंक्लूड्स 4 प्रायोरिटीज़ एंड 7 टारगेट्स। टारगेट्स कौन से हैं? हियर आई हैव रिटन इट, ये पढ़ेंगे। ह्यूगो फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन रिलीफ, ठीक है, डिज़ास्टर हो गया, उसके बाद क्या करना है वो हम देखते हैं। सो इट वाज आल्सो अप टू एन एक्सटेंट अ रिएक्टिव अप्रोच। इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो इट मस्ट बी फोकसिंग ऑन द इम्प्रूविंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। कल्चर ऑफ सेफ्टी पे ध्यान दिया, डिक्रीजिंग द रिस्क इन द की सेक्टर्स, प्रिपेयर्डनेस फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है। अब शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव अप्रोच। सेंडाई फ्रेमवर्क ने क्या किया? इट नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द रिलीफ, इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिज़ास्टर से हमें कोई अगर रिस्क है तो इसको कैसे रिड्यूस करना है। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस एंड नॉट ओनली द रिलीफ ऑपरेशंस, अंडरस्टूड। एंड अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन, मैंने बताया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ये सेकंड प्रायोरिटी थी, ये थर्ड प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है, ये रही प्रायोरिटीज इसकी। और यही बातें हमने यहाँ पे की हैं। प्रायोरिटी 1 अंडरस्टैंडिंग रिस्क, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन, या लिख दिया मैंने। थर्ड थिंग, इन्वेस्ट इन DRR फॉर रेजिलियंस। इसमें भी क्या बात की थी? इन्वेस्ट इन DRR, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल। यहाँ पे कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग प्रिपेयर्डनेस और बिल्डिंग बैक बेटर क्यों लिखा मैंने? इफ़ यू हैव रेड इनफ फॉर GS7, आपको पता होगा USA ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था B3W। इट वाज नथिंग बट बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। इट वाज अ काउंटर इनिशिएटिव फॉर चाइनाज, वो क्या था इनका, वो BRI, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं यार, वो ब्लॉक रोड, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, फुल फॉर्म भूल गया, रोड इनिशिएटिव का कुछ ऐसे ही नाम था। बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, आई एम सॉरी, इट वाज क्वाइट अ फेमस थिंग। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यार, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। टू काउंटर इट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दे मेड बिल्ड बैक बेटर फॉर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। और उसी के लाइंस पे ये बिल्डिंग बैक बेटर है, ठीक है, टू स्प्रेडिंग द रिस्क, ठीक है, स्प्रेडिंग द रिस्क, कि एक जगह पे सारा रिस्क ना इकट्ठा हो, उससे क्या होगा कि सम पीपल वुड बिकम मोर वल्नरेबल एंड देयरफॉर दे विल बी हैविंग मोर हार्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर हैज़ार्ड। इससे प्रिवेंट करने के लिए हाउ इज़ द इंटरनेशनल और द ग्लोबल एरिना इज़ कोऑपरेटिंग ऑन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले दिस इज़ इंडियाज़ इनिशिएटिव, क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन CDRI। व्हाट इज़ इट? कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया in 2016 in Delhi, ये लिखा 2016, हाँ 2016 in Delhi. These are nothing but set standards for infrastructure building and resilience. GPDRR, what is it? It is Global Platform for Disaster Risk Reduction. ये नाम फेंक के मारने हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन की जब बात की होगी। सूबा डायलॉग, अब देखिए ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, सूबा डायलॉग मुझे भी नहीं पता कि क्या है, कहाँ पे है, मुझे ये भी नहीं पता कि सूबा है कहाँ पे, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू L&D. व्हाट इज़ इट? आई हैव रेड इट फॉर द प्रीलिम्स, इट इज़ लॉस एंड डैमेज। जब इन्वायरमेंट करेंगे तब वहाँ पे भी पढ़ लेंगे, वैसे ये बहुत कॉमन है इफ़ यू हैव रेड फॉर द प्रीलिम्स। वार्सा मैकेनिज्म ऑन L&D अगेन, सैंटियागो फ्रेमवर्क, इट फोकस्ड ऑन it was firstly laid out its mechanism in Conference of Parties 27 UNFCCC के मीटिंग हुई थी COP 27 की, तो वहाँ पे it was first laid out. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही लॉस एंड डैमेज को। वी कैन हेल्प यू टू गेट फाइनेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF। डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कह रही हैं, लेकिन कहती कि हम L&D को स्वीकार नहीं करेंगे। चलो रिपोर्ट्स, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये मैंने इसलिए लिखी हैं जस्ट एज अ वैल्यू एडिशन। इफ़ यू हैव ठीक ठाक डेटा, और डेटा नहीं भी है तो एटलीस्ट यू कैन मेंशन योर रिपोर्ट्स जस्ट टू शो दैट यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है। यार देखो मेरी बात सुनो, समझो, ध्यान से समझो, क्या चाहिए हमें? मार्क्स चाहिए और डू अ स्मार्ट वर्क। यू हैव टू बी मोर देन इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी मोर देन इंटेलिजेंट टू शो योर इंटेलिजेंस। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जामिनर को शो करना है कि यू आर इंटेलिजेंट, और उसके लिए यू हैव टू बी मोर देन इंटेलिजेंट।
तो ये सोच के चलना। रिपोर्ट्स लिखी हैं, रिपोर्ट्स के नाम लिखो, नंबर लो, आगे बढ़ो। सेंडाई फ्रेमवर्क, और इतना कोई भी नहीं कर रहा है जितना मैं ये करा रहा हूँ ना। डिजास्टर मैनेजमेंट को कोई कुछ समझता ही नहीं है। सिमिलरली विद द इंटरनल सिक्योरिटी, नो वन हैज़ मेड नोट्स फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट इस लेवल के। अगर बनाए हैं, बने बनाए मिल रहे हैं, तो इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड वेरी वाइज फॉर यू टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट। अदरवाइज मैं क्या ही बोलूँ, यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। और ये मत करना। नंबर चाहिए, कर लो, ठीक है। चलो, पता नहीं मैं बार बार ये डांटने के मोड में क्यों चला जाता हूँ। सेंडाई फ्रेमवर्क 7 टारगेट्स, इसमें 2 चीज़ें होंगी। कुछ टारगेट्स पे रिड्यूस करने की बात की गई होगी, कुछ टारगेट्स को इंक्रीज़ करने की बात की गई होगी। फॉर रिड्यूसिंग थिंग्स वी नीड टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी, बंदे कम मरे, अफेक्टेड पीपल कम हो, इकोनॉमिक लॉस कम हो, डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ा है CI के लिए, प्रीलिम्स के लिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज़ मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक लॉस टू आर कंट्री, टू आर कम्युनिकेशन, टू आर कनेक्टिविटी, ठीक है। ये वर्ड्स आते हैं ना, तो मेंस में जब ये लिखते हो तो इम्पैक्ट बड़ा भारी पड़ता है। एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता ऐसे। इंक्रीज़, क्या इंक्रीज़ करना है भैया? कंट्रीज़ विद DRR स्ट्रैटेजीज़, इंटरनेशनल कॉपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू ये मीहूज़, क्या है ये? मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। अब DM की थ्योरी फिनिश हो गई, ये PYQs है। वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन द पास्ट ईयर लेक्चर, इन द पास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर। अब आगे क्या है बचा? सारे डिज़ास्टर्स हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये मैंने कैसे बनाए? PYQs देखे, NCERT ज्योग्राफी की देखी, उसके पीछे जो लिखे हैं वो देखे, और उससे मैंने बना लिए अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक का ये मैप, ये रहा मैप, ये रहा मैप। जोन 1 नहीं है, जोन 1 इंडिया में नहीं है। यहाँ पे भी लिखा होगा, लिखा होना चाहिए, ये रहा जोन 1 इंडिया में नहीं है। इंडियन मैकेनिज्म क्या है टू कोप अप विद टू फेस द सिचुएशंस ऑफ अर्थक्वेक। रिचर स्केल और मर्सेली स्केल में क्या फ़र्क है? वैसे तो ये प्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। इंडियन मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं? वो यूज़ सागरवानी, वो यूज़ इंडिया को एक। NDMA की गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस ये रही। इंटरनेशनल मॉडल्स क्या हैं, ठीक है। ये वही बेटर प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में आई टोल्ड यू। सारे डिज़ास्टर करेंगे। अर्थक्वेक कैसे आएगा, उसके बाद सुनामी ऐसे आएगा, सुनामी के बाद एक पेज में है, देखो गाइडलाइंस, देखो डायग्राम, कॉजेस, सुनामी का वार्निंग सिस्टम, टाइप्स, साइक्लोन्स के ऊपर ये गाइडलाइंस, फ्लड्स, टेक्निकल डेफिनेशन फ्लड्स की, रिलेटेड फैक्ट्स, अर्बन फ्लड्स, कॉजेस, PYQs, स्पंज सिटीज़ क्या होता है वो सोल्यूशन में लिख दिया है। ये प्री का PYQ है। प्री के PYQ अगर पढ़ लिए तो उसी में से कौन ये बन रहे हैं। ड्रॉट्स, ये सारे PYQs पूछे गए हैं। लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स पूछा नहीं गया है। अब मुझे लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हीट वेव इज़ वेरी लाइकली। 4-5 साल से हीट वेव्स बहुत तगड़े तरीके से आ रही हैं। वाइल्ड फायर देयरफॉर कैन बी आस्क्ड। और नेक्स्ट इट इज़ इंडस्ट्रियल केमिकल डिज़ास्टर। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब ये सब करने के लिए बताओ, इस सब के बाद कुछ बचेगा क्या? अब मुझे बताओ, जो हमने किया या हम कल करेंगे, उस सब का किसी ने 50% भी किया था? 50% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10% भी किया था फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट? नहीं किया होगा। इसमें टाइम लगता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, और इसमें एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है। तो ये कर लेना। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड डू वेल, यू आर अचीवर्स। मज़े करो, बाय।